चलो, वेलकम वंस अगेन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। देखो, इनटू लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन किस में? गैसियस फेज में देखा था। इसका पहला जो इक्वेशन था वो सॉल्यूशन फेज में था, और ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए है? गैसियस फेज के लिए। तो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन की फेज में कॉन्सेंट्रेशन होता है और गैसियस फेज में प्रेशर होता है। सो व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन? इनिशियली मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, तब जब आपका टाइम 0 होगा, तब इनिशियल प्रेशर किसका होगा? रिएक्टेंट का, एंड दैट प्रेशर शुड बी डिनोटेड बाय पीआई। सो व्हाट वी कॉल्ड एज द इनिशियल प्रेशर, पीआई इज द इनिशियल प्रेशर। एट द स्टार्ट प्रोडक्ट का तो प्रेशर होगा ही नहीं, तो वो क्या रहेगा? 0 0। फिर जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, वी नो दैट कॉन्सेंट्रेशन जैसे डिक्रीज होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बढ़ता है, उसी तरीके से प्रेशर के साथ भी वैसे ही होता है। As the reaction progresses, pressure of reactant decreases and that of product increases. तो जितने से डिक्रीज हुआ उतने से प्रोडक्ट का क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। तो प्रेशर एट टाइम टी, इसको हम डिनोट करेंगे पीए से। ए इज द रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, ऐसा बोल सकते हैं। साउंड नहीं आ रहा है? So what we call PA is called as the initial pressure, pressure after time t। जो रिमेनिंग प्रेशर है आफ्टर टाइम टी किसका? ए का, इट इज डिनोटेड बाय पीए एंड इट इज गिवन बाय पीआई माइनस एक्स। क्योंकि कुछ ना कुछ कम होने वाला है। कितने से कम हुआ? एक्स से कम हुआ। तो ये कैसे किया हमने? पीआई माइनस एक्स। अब जितना रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है उतना ही प्रोडक्ट का क्या होगा? इंक्रीज। बी का कितना आएगा? एक्स आएगा। सी का कितना आएगा? एक्स आएगा। सो फाइंड द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू कितना आएगा? इन तीनों की एडिशन कर दो लाइक दिस, पीआई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर, इसको आप अगर कंफ्यूज होता है पी तो पीटी भी लिख सकते हो। पीटी, पीटी का मतलब क्या है? टोटल प्रेशर एट टाइम टी। ठीक है, और यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो एक्स कितना आता है? पी माइनस पीआई या पीटी माइनस पीआई, जो भी है। पी याद रखा है तो पी याद रखो, अगर पी कंफ्यूज होता है तो पीटी याद रखो, टोटल प्रेशर। और ये एक्स की वैल्यू यहां पर रख दो तो मुझे मिलेगा ये पार्शियल प्रेशर या रिमेनिंग प्रेशर। कितना आएगा? ये 2 पी माइनस पी। फिर इक्वेशन आपको पता है, ए नॉट की जगह इनिशियल प्रेशर कितना है? पीआई। एटी की जगह रिमेनिंग प्रेशर कितना है? 2 पी माइनस पी, एंड दिस इज द इक्वेशन। So this is the integrated rate equation for first order reaction in a gaseous phase. चलो बताओ फिर से, पीआई क्या है? What is PI? Yes, initial pressure. And what is P here? यहाँ पर भी PI मतलब initial pressure ही है। What is the meaning of capital P? Yes, it is the total pressure at time t। दो ही कंडीशन याद रखना है, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें आपको इनिशियल प्रेशर फाइंड आउट करना है या टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, या फिर अगर यक्स दिया है तो यक्स से निकाल सकते हो। So write the first problem depending upon this. Following data were obtained during the first order decomposition of S2Cl2. Sorry, it should be SO2Cl2, yeah? SO2Cl2 at constant volume. रुको, इस प्रॉब्लम से करते हैं, प्रॉब्लम के बाद। ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट मतलब इक्विलिब्रियम में पूरे प्रॉब्लम ऐसे ही है। आपको इनिशियल प्रेशर निकालना है, इनिशियल कंडीशन एंड लेटर कंडीशन, तो वहां पर काफी डिटेल में होने वाला है। तो चैप्टर होने के बाद फिर से हम इसके प्रॉब्लम लेंगे ज्यादा।
गैसियस रिएक्शंस के लिए ऑर्डर प्रेशर के टर्म में लिखें। यस, यूनिट भी देखेंगे ना। अगर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन है तो उसका, फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं, जीरो ऑर्डर अगर गैसियस रिएक्शन है तो वहां पर के का यूनिट जनरली क्या आने वाला है वो भी देखेंगे आगे। कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम की या मोलर की जगह एटमॉस्फेयर लेना है या बार लेना है। चलो बताओ ये 0.5 क्या है। यस, क्योंकि टाइम जब जीरो था तब प्रेशर इतना दिया, मतलब ये इनिशियल प्रेशर है, पी आई गिवन। व्हाट इज दिस 0.6 क्या है? यस, इट शुड बी पी और पीटी, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, इट इज पीटी। फार्मूला आपके सामने है, रख दो और सॉल्व करो। पी आई रख दो, पी आई रख दो, पी रख दो, बस फिनिश, प्रॉब्लम खत्म। टाइम दिया 100 मिनट। देखो एक कंडीशन और भी याद रखो, हाँ, k इज इक्वल टू 2.303 है। थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन की फेज में बताता हूँ। ए नॉट अपॉन 80, अगर मान लो आपको जो डेटा दिया है वो बीच में का डेटा दिया है, बीच में का मतलब इनिशियल की कंडीशन नहीं दी, आधे से ही रिएक्शन आपको दी, मतलब कुछ प्रेशर देने वाले आपको एट 10 मिनट इतना प्रेशर था, 10 मिनट एक्स प्रेशर था, फिर उसके बाद दिया 20 मिनट के बाद प्रेशर कितना, सॉरी या कॉन्सेंट्रेशन जो भी दिया है वाई दिया है। तो अब आप टाइम कितना लोगे? अब यहां पर इनिशियल तो नहीं दिया है, इस इंटरवल के लिए आपको क्या निकालना है, के निकालना है इस इंटरवल के लिए। तो टी कितना लिखोगे? 10 मिनट। कैसे? यस, डिफरेंस लेना है, तो T2 माइनस T1, ये भी फार्मूला करेक्ट है, हाँ? अगर कुछ टाइम इंटरवल के लिए रिएक्शन पूछा जाए तो यहां पर T2 माइनस T1 लेना है। अगर रिएक्शन इनिशियल से स्टार्ट नहीं होती है तो, मतलब हर एक रिएक्शन तो इनिशियल से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम में सिचुएशन क्या दी है। अगर बीच का ही डेटा आपको दिया है तो तब आप इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं। 10 से 20 मिनट तक रिएक्शन के की वैल्यू क्या आएगी, तो वो कैसे निकालोगे? T2 माइनस T1। ये पूरा चैप्टर होने के बाद जैसे एमसीक्यू स्टार्ट होंगे वहां पर देखेंगे कुछ। चलो ये सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आता है ये। यस यस, प्रॉब्लम ही दिया होगा। सॉल्व दिस। चलो बताओ आंसर क्या आएगा इसका।
देखते हैं आंसर क्या है। इट इज 2.23 into 10 to the power minus 3 पर सेकेंड, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब याद रखने वाली बात क्या है, देखो हाँ, अब चाहे नीट हो या बोर्ड सिलेबस हो, आपको ये जो इक्वेशन मैंने डिराइव करके बताया है वो सिर्फ इस रिएक्शन के लिए ही है, ऐसे रिएक्शन के लिए। मतलब जहां पर एक मोल रिएक्टेंट है और जिससे दो मोल मतलब ए मोल बी मिलता है, एक मोल सी मिलता है, ऐसे ही रिएक्शन के लिए इक्वेशन है, डिराइव किया है हमने। अगर मान लो यहाँ पर कुछ चेंज हो जाता है, टू आता है या फिर यहाँ पर टू आ जाता है, ये चेंज होता है, तो वो इक्वेशन चेंज होगा ही, तब आपको इक्वेशन को डिराइव करना होगा। तो वैसे डेरिवेशन हम देखेंगे आपका इक्विलिब्रियम होने के बाद, फिर से देखेंगे इसको, क्योंकि तब तक आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी सिर्फ मैंने ये इक्वेशन ऐसे रिएक्शन के लिए ही बताया। देखो यहाँ पर 1 मोल SO2 Cl2 था, 1 मोल SO2 1 मोल Cl2, तभी मैंने ये इक्वेशन को यूज किया है। अगर यहाँ पर कोई इक्वेशन अलग आते हैं तो ये इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंडीशन चेंज हो जाएगी। चलो, तो एक प्रॉब्लम बोर्ड के लिए सफिशियंट है। नाउ राइट द न्यू हेडिंग, कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। Collision theory of biomolecular reaction. So this is the last part of the chapter. देखो, अब ये कोलिजन थ्योरी किसने दी थी? अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। अरेनियस कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। अब देखो, एक आधी रिएक्शन है, उसे कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप से जाना होता है, या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट अ गिवन रिएक्शन, ये हमें देखना है। मतलब एक सिंपल सी रिएक्शन है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कंडीशन लगती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले टोटल 4 कंडीशन है, देखो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने कंडीशन है? 4 कंडीशन है। उसमें से सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? ये जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दे मस्ट बी कोलाइड टू ईच अदर। जब तक इन दोनों में कोलिजन नहीं होगा, जब तक इन दोनों में कोलिजन नहीं होगा, तब तक रिएक्शन आगे बढ़ने का चांस ही नहीं है। करेक्ट? मैंने क्या किया, एक कंटेनर में ए लिया, दूसरे कंटेनर में बी लिया, और वैसे रख दिया सामने आपके। क्या है, दोनों रिएक्ट होंगे, रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं करने वाले। आपको उन दोनों को मिक्स करना होगा, एक कंटेनर में लाना होगा। जब दोनों एक कंटेनर में आ गए, जब तक उनमें कोलिजन नहीं होगा, तब तक रिएक्शन आगे बढ़ने ही वाली नहीं। सो व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट अ रिएक्शन? So what is the basic condition to complete a reaction? Basic requirement क्या है? Reacting molecule should be collide with each other.
यस, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो मैंने क्या कर दिया, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड कर भी दिया। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, कोलिजन बिटवीन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, chemical reaction occurs as a result of collision between reactant species. सबको पता है बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड होना ही पड़ेगा। जब तक इनका कोलिजन नहीं होगा तब तक रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ गिवन रिएक्शन, केमिकल रिएक्टेंट्स जो है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट उनको कोलाइड होना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो ए और बी में, ये बेसिक आइडिया याद रखो, हाँ, 1 मोल ऑफ ए कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ बी, क्योंकि हम स्टडी करने वाले ओनली बायोमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर की स्टडी सिलेबस के लिए नहीं है, ट्राइमोलिकुलर की स्टडी सिलेबस के लिए नहीं है, ओनली वी डिस्कस अबाउट द बायोमोलिकुलर रिएक्शन। 1 मोल ऑफ ए मीन्स कितने मोलिक्यूल्स, ये याद रखो। 1 मोल ऑफ ए मीन्स Na मोलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रहने वाले 6 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स एक्चुअल में प्रेजेंट है ए के, और बी के भी उतने ही होंगे, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन वहां पर कितना होने वाला है, large number of collisions takes place, number of collisions takes place। से देखा जाए तो 6.6 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ए के, 6.6 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ बी के, इनमें अगर कोलिजन करोगे तो लार्जर नंबर ऑफ कोलिजन आपको मिलने वाले। लेकिन कंडीशन याद रखो, सबके सब जितने भी कोलिजन इसमें होने वाले, मान लो मिलियंस कोलिजन उसमें होते हैं, मिलियंस कोलिजन उसमें होते हैं, सबके सब कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। सबके सब कोलिजन क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। अगर सबके सब कोलिजन इफेक्टिव होते तो आपकी रिएक्शन विद इन फ्यू सेकेंड में कंप्लीट होती है, हर एक रिएक्शन। लेकिन क्या ऐसा होता है, हर एक रिएक्शन को डिफरेंट टाइम लगता है। मतलब वहां पर क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन के बारे में आपको सोचना होता है। अब ये कोलिजन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा बताओ। चलो वो कोलिजन के बारे में तो बता देता हूं। तो याद रखो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ कोलिजन। कोलिजन का रेट क्या है, जितना ज्यादा आपको रेट ऑफ कोलिजन मिलेंगे उतना ही केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। मतलब मैंने कहा सिंपल सी बात है, मिलियंस ऑफ कोलिजन दो रिएक्टेंट में मैंने करवा दिए हैं, मिलियंस ऑफ कोलिजन, उसमें से सिर्फ 10 कोलिजन इफेक्टिव थे, इफेक्टिव कोलिजन, बाकी इनइफेक्टिव थे। कोलाइड तो हो रहे थे लेकिन इफेक्टिवनेस उनमें नहीं था। मिलियन में से सिर्फ कितने हैं, 10 ही इफेक्टिव कोलिजन। अगर मैंने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ा दिए, 10 से 20 करा दिए, तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या कम होगा। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन याद रखो, हाँ, कोलिजन एंड इफेक्टिव कोलिजन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हर एक रिएक्शन में मिलियंस ऑफ कोलिजन होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इफेक्टिव कोलिजन कितने होते हैं जिससे कि रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। यस, इफेक्टिव कोलिजन मतलब जिससे कि आपको प्रोडक्ट मिलता है एक्चुअल में, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन। इसमें मिलियन ऑफ ए और बी में मिलियंस ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, लेकिन उसमें से 10 ही इफेक्टिव है। इन 10 की वजह से क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन आगे बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है आपका रिएक्टेंट। सो दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन। कितने ऐसे कोलिजन्स है
जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन। तो ऐसे कितने मिले, मान लो मैंने बताया 10 कोलिजन इफेक्टिव मिले। इन कोलिजन, ये 10 कोलिजन ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। मैंने नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा दिए, 20 कर दिए, तो रिएक्शन प्रोडक्ट जल्दी से फॉर्म होगा, मतलब ऑब्वियसली रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव कोलिजन। अब मुझे बताओ ये 10 ऐसे इफेक्टिव कोलिजन क्यों है, या व्हाट इज द कंडीशन। हाँ, वही तो आ रहा है मैं सेकेंड पॉइंट पर। देखो चलो मैंने क्या कर दिया, चलो फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ इतना याद रखो कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना ही पड़ेगा। जब तक ये कोलाइड नहीं होगी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। चलो मान लिया मैंने क्या किया, रिएक्टेंट को कोलाइड कर दिया। यस यस यस, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या कर दिया, कोलाइड कर दिया। क्या अब आपकी रिएक्शन, आप श्योर कह सकते हो 100% रिएक्शन श्योर है। चलो थोड़ा सा मैं प्रेजेंटिंग स्टॉप करता हूं। देखो मान लो दिस इज ए रिएक्टेंट, दिस इज बी रिएक्टेंट। इन दोनों को मुझे क्या करना है, कोलाइड करना है। इन दो रिएक्टेंट को मुझे क्या करना है, कोलाइड करना है टू फॉर्म द प्रोडक्ट। चलो एक कोलिजन मैंने कैसे किया, देखो पहला कोलिजन देखो, फर्स्ट कोलिजन लाइक दिस। दूसरा कोलिजन मैंने ऐसे किया, दूसरा कोलिजन मैंने क्या किया, ऐसे किया। विच वन इज द इफेक्टिव, व्हाई सेकेंड वन। स्पीड, ओके। मतलब इस सेकेंड कोलिजन के लिए क्या होना रिएक्टेंट के पास जरूरी है, बताओ मुझे। ये सेकेंड जो कोलिजन मैंने इफेक्टिव बताया, जो आपने बताया, उनके लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है। चलो स्पीड के बजाय देखो काइनेटिक एनर्जी यहां पर इंपॉर्टेंट, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। स्पीड मतलब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। दो रिएक्टेंट कोलाइड हो गए, मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि रिएक्शन आपकी कंप्लीट ही होना चाहिए। कब तक, जब तक उनके पास सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अगर मैंने कम काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड किया लाइक दिस, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, ऐसा कोलिजन किया मतलब इनके पास सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी थी। तो जब तक आप सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट को नहीं दोगे तब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। और फिर जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा आपका रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब व्हाट इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, यस विच एनर्जी, काइनेटिक। ठीक है, दो टाइप की है, एक अगर रेस्ट पर है, मान लो दो रिएक्टेंट को मैंने रेस्ट पर रखा, तो इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे कोलाइड होने के लिए, तब ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सो व्हाट इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट, the reactant molecule should possesses minimum kinetic energy, sufficient kinetic energy, मिनिमम कहो या सफिशियंट, जिससे कि कोलिजन आपका इफेक्टिव हो सके। एंड दिस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी होना जरूरी है। ठीक है, सो व्हाट इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव कोलिजन के साथ आपको क्या करना होगा,
काइनेटिक एनर्जी भी चेक करनी होगी। एक्टिवेशन एनर्जी, यही मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को ही हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। The chemical reaction occur, reactant molecule must possess minimum kinetic energy, and this minimum kinetic energy is called as activation energy. जब तक एक पर्टिकुलर वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की अचीव नहीं होगी तब तक आपकी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब मान लो मैंने क्या कर दिया, 10 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी दे दी, और मैंने कहा जब मैंने रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी रखी, 10 किलो जूल पर मोल रखी, तब मुझे इफेक्टिव कोलिजन मिला। दूसरी केस में मैंने क्या किया, दो रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी रखी 5 किलो जूल पर मोल, और तीसरे कंडीशन में मैंने क्या किया 15 किलो जूल पर मोल। तो इन तीनों में से कौन से रिएक्शन के चांसेस बनते हैं आगे बढ़ने के, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन? चलो, क्या फर्स्ट नहीं है? मैंने मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पहला ही वर्ड मैंने क्या बताया था, जब 10 किलो जूल पर मोल दिए तो इफेक्टिव कोलिजन हुआ उनमें, तो उसके भी चांस बढ़ते हैं ना। फर्स्ट में भी 3 में तो नो डाउट होगा ही, 3 में तो ज्यादा है, 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको पता है। फर्स्ट में भी होगा, क्योंकि एक सेट किया है मैंने 10 किलो जूल पर मोल, मतलब ये मिनिमम है। इससे नीचे आप काइनेटिक एनर्जी रखोगे तो फिर रिएक्शन नहीं होगी आपकी। इतनी 10 किलो जूल तो अचीव करो या फिर उसके आगे करो, चलेगा, लेकिन कंडीशन है 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो वही वर्ड है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी उसके पास होना जरूरी है। और वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी सेट की मैंने, 10 किलो जूल। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है, ऐसा मत याद रखो कि 10 किलो जूल फिक्स है। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। और जब ये 10 किलो जूल आएगी तभी हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। यस यस, एक्टिवेशन एनर्जी का तो पूरा डेरिवेशन ही देखने वाले हैं। एक सिर्फ मैं थियरी बता रहा हूं, अभी इसके एप्लीकेशन आना बाकी है। अरेनिस ने कौन कौन से पॉस्टुलेट बताए थे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, कौन सी भी रिएक्शन अगर बायोमोलिकुलर रिएक्शन है तो उसको इस 4 फेजों से जाना ही होता है। जब तक ये 4 फेज कंप्लीट नहीं होगी आप नहीं कह सकते प्रोडक्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, पहले तो दो मोलिकुल्स में मैंने कोलिजन करवा दिया, फिर मैंने उनकी काइनेटिक एनर्जी चेक की। अगर वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी उनके पास है तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कम काइनेटिक एनर्जी वाले रिएक्टेंट लेते हो तो आपकी रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। चलो, ये दो लिख कर लिए। चलो, मैंने दो रिएक्टेंट मोलिकुल्स को कोलाइड भी कर दिया, मैंने दो रिएक्टेंट मोलिकुल को सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी दे दी, फिर भी अभी तक आपकी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप तीसरा फैक्टर नहीं दोगे उस रिएक्शन के लिए, तब तक। एंड द थर्ड फैक्टर इज, आऊंगा मैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में फिर से आऊंगा, वो चौथे पार्ट में हम फिर से डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को। अभी फिलहाल बेसिक आइडिया याद रखो, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चौथा पॉइंट में मैं बताऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है एक्चुअल में। वो आपको भी पता है, सिर्फ आप थोड़ा सा भूल गए। SN1 SN2 एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम याद करो। तो वही पार्ट है, वो फोर्थ पॉइंट में बताऊंगा, मैं डायग्राम से बताऊंगा। चलो, तीसरी कंडीशन क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। जब तक ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तब तक रिएक्शन के चांसेस ही नहीं। मतलब क्या है, इसको देखो कैसे रीड करते हैं। इज नेसेसरी फॉर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन है A + BC,
ये दो रिएक्टेंट मैंने दिए, ए प्लस बी सी या सी बी। इससे मुझे प्रोडक्ट क्या मिलना है, ए बी एंड सी। ये बेसिक रिएक्शन दी। चलो ये दिया मैंने आपको ए मोलिक्यूल, ये है आपका ए, प्लस दूसरा कौन है, बी एंड सी है, ये है सी और ये है आपका बी। ये कौन है, ए प्लस ये बी एंड सी। ठीक है, सॉरी रिवर्स हुआ है। ये है आपका सी और ये है आपका बी, स्मॉलर वाला बी है, ये सी और ये आपका बी। मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, ए बी चाहिए। अब देखो यहां पर हो रहा है क्या, सी इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द ए। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, सी इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द ए। आपको किसको अप्रोच करना था, बी को अप्रोच करना था, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे ये चाहिए। तो दिस इज एन इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, यहां पर ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं इस रिएक्शन में। तो चाहिए था मुझे, क्योंकि यहां पर मुझे क्या मिलेगा, एसी मिलेगा, लेकिन मुझे तो चाहिए ए बी प्रोडक्ट। तो मैं ओरिएंट किस तरीके से कर सकता हूं, देखो ये आपका ए है, तो मैंने अरेंज किया इस तरीके से, ये ए, नाउ दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओरिएंटेशन चेंज किया मैंने। अब ए इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बी या बी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ए। अब ये बॉन्ड टूटेगा, अब क्या होगा, ए बी फॉर्म होगा। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं, फिर से यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये ए एंड बी। मुझे बताओ SN1 और SN2 में दोनों में से किस में बैक साइड अटैक होता है, SN2 में, करेक्ट। वहां पर तो फ्रंट साइड अटैक भी, फ्रंट साइड अटैक कहां पर होता है, SN1 में। SN1 में बैक साइड अटैक क्यों नहीं हुआ, प्लेनर और चलो ओके। स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आपने देखा होगा, बल्कियर ग्रुप आ जाते हैं, तो वहां पर ओरिएंटेशन आपको प्रॉपर ही रखना होगा ना। स्टीरिक हिंड्रेंस जिस साइड से कम है उसी साइड से अटैक करना होगा। लेस बल्कियर ग्रुप जहां पर है वहां से अटैक पॉसिबल है। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर आप पीछे से अटैक कर रहे हो, स्टीरिक बल्कियर ग्रुप से कर रहे हो, तो होगी नहीं रिएक्शन आपकी। So that what we called as a proper orientation, मतलब reactant molecules should be properly oriented in order to combine, in order to collide and give the right product. So this is called proper orientation. तो जब तक आप proper orientation नहीं दोगे तब तक रिएक्शन आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब आपको दो रिएक्टेंट को कोलाइड करना ही होगा, फिर उनके पास काइनेटिक एनर्जी है या नहीं ये चेक भी करना होगा, फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन भी देखना होगा,
अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो पहले दो फैक्टर कुछ काम के नहीं है। तो ये तीसरी कंडीशन, जब तक आप प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं दोगे तब तक आपकी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहां पर सिर्फ यही लाइन लिख कर ले रहा हूं, ये डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, वो एक्सप्लेनेशन के लिए। सिर्फ ये लाइन ही लिख कर ले। इट इज नेसेसरी फॉर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। चलो ये हुआ। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अब ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आप इस पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर क्रॉस नहीं करोगे, बैरियर मींस रेजिस्टेंस, यस अर्थड़ा मानता हूं। जब तक इसको आप क्रॉस नहीं करोगे तब तक, मतलब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हर एक रिएक्शन मैकेनिज्म में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आता ही है। ट्रांजिशन स्टेट आता है या नहीं, हर एक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट आता ही है। जिनके मैकेनिज्म आपने देखे सब में ट्रांजिशन स्टेट कुछ ना कुछ रहने वाली। तो उस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना होगा। जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं आएगी आपकी, तब तक SN1 के डायग्राम देखो आपने, किससे किसके वर्सेस क्या निकाला था, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। चलो मान ले रिएक्शन वही है, A प्लस CB। चलो यहां पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताता हूं। यहां पर क्या होने वाला है, मुझे AB फॉर्म करना है, ओरिएंटेशन प्रॉपर देना होगा। ओरिएंटेशन क्या देना होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन देना होगा, मुझे AB फॉर्म करना है। तो AB फॉर्म होने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, B और C का बॉन्ड तोड़ना होगा और A और C में बॉन्ड फॉर्म करना होगा। सॉरी, A प्लस B C। मुझे क्या करना होगा, A और B में बॉन्ड फॉर्म करना होगा और B और C का बॉन्ड तोड़ना होगा, लाइक दिस। यहां पर क्या हुआ, साइमल्टेनियसली A और B में बॉन्ड फॉर्म हुआ, B और C में बॉन्ड ब्रेक होना चालू हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहते हैं हम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट, देखो ये रिएक्शन है, चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ, ये छोड़ दो रिएक्शन। ये रिएक्शन बताओ मुझे क्या करना है, A प्लस B C, ये रिएक्टेंट मैंने दिए और इससे आपको प्रोडक्ट बनाना है AB प्लस C। नहीं फोर्थ पॉइंट तो अभी बाकी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं पहले। अभी पहले एग्जांपल तो देख लो, यहां पर क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब इसका इंटरमीडिएट स्टेट क्या होगा, मुझे AB फॉर्म करना है तो A और B में बॉन्ड बनाना होगा ना, और B और C का बॉन्ड तोड़ना होगा। तो इस रिएक्शन के लिए मेरी ट्रांजिशन स्टेट क्या आ गई, देखो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक होता जा रहा है और A और B में बॉन्ड बनता जा रहा है। और क्या होगा, ऐसी एक कंडीशन आएगी आगे चलकर, A और B में कंप्लीट बॉन्ड बनेगा और B और C में कंप्लीट बॉन्ड टूटेगा, तब मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट। सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर होती है, ट्रांजिशन स्टेट इज द हाईएस्ट पिक इन द एनर्जी कर्व।
दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब देखो, सिंपल लैंग्वेज में देखो, SN2 का एग्जांपल फिर से आपका जो हुआ है वो एग्जांपल देता हूं। SN2 में आपने क्या किया है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग किया। ये थी रिएक्टेंट मेरे यहां पर, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। What we call this point? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब रिएक्टेंट को मुझे ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाना है। रिएक्टेंट को जब तक आपकी ये फेज नहीं आएगी तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी है वाई एक्सिस के ऊपर, ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होगा आपको। ये बैरियर है, यहां पर रिएक्टेंट को यहां तक ले जाना है, और इतने ही पार्ट को मैं क्या कहूंगा, ये तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, जीरो से यहां तक स्टार्ट किया। दिस इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उससे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। ये जो रिएक्टेंट है उसके पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना। वो स्टार्टिंग को सबसे पहली रिएक्शन कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। एट द स्टार्ट रिएक्टेंट के पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। जब वो कोलाइड होना चाह रहे थे, जैसे नजदीक आ रहे, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और फिर उतनी एनर्जी लेकर मैंने क्या किया, दोनों में कोलिजन करवा दिया, जिससे कि इफेक्टिव कोलिजन हुआ। और उसके बाद मैंने क्या किया, रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक ले गया। दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी पिक इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये स्टेट आना जरूरी है, इसको अगर आपने क्रॉस कर दिया तभी आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन विल नॉट बी कंप्लीटेड। जब तक आपकी ट्रांजिशन स्टेट नहीं आएगी तब तक नहीं है। हाँ, तो कहां से आएगी वो, एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो कहां से मिली, यस, काइनेटिक एनर्जी में जो कोलिजन हुआ वहां से एनर्जी जो बाहर निकली वही यूटिलाइज किया मैंने। वही तो मैंने कहा ना, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, वही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो कोलिजन हुआ, और वहां से जो एनर्जी बाहर निकली, जिसकी वजह से आपके रिएक्टेंट अब कहां पर पहुंच गए, ट्रांजिशन स्टेट में, तब उसको मैंने नाम दिया एक्टिवेशन एनर्जी। बट बेसिकली इट इज अ काइनेटिक एनर्जी। दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स में कोलिजन हुआ, जब कोलिजन हुआ होगा तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी होगी। तो वही तो जरूरी है ना। मैंने क्या कहा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल थी, उतनी सफिशियंट है एक्टिवेशन एनर्जी, उतनी सफिशियंट है।
10 किलो जूल पर क्या हुआ, दो मोलिक्यूल में इफेक्टिव कोलिजन हुआ, वहां से एनर्जी जो बाहर निकली, उस एनर्जी ने क्या किया, रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक ले गया। अगर वो 10 किलो जूल से कम होती, 5 किलो जूल, तो क्या कभी वो ट्रांजिशन स्टेट ला पाता? नहीं ला पाता। मतलब एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, उसी को हम क्या कहते हैं, इन अनदर वर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कोलिजन में एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए। ठीक है। अटेंड द इक्विलिब्रियम, देखो ये ट्रांजिशन स्टेट का इक्विलिब्रियम, एटम नीड्स एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट के लिए एनर्जी लगेगी, एंड विच कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग रिएक्टेंट। यस यस, रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट में ये जो इंटरमीडिएट है कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये लाने के लिए आपको एटम को एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी आपको कहां से मिलेगी, वो काइनेटिक एनर्जी है। जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को आप रिएक्ट कोलाइड करते थे, तब उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके मैंने ट्रांजिशन स्टेट को एक्वायर किया। लाइक दिस, लिख कर लेना। ये लिखना हुआ। यस, ये रिएक्शन का प्रोग्रेस है, ये रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट, यहां से यहां तक एक्टिवेशन। ये तो हीट ऑफ रिएक्शन है, वो तो छोड़ दो, अभी इसको अभी मत लाओ यहाँ पर, वो तो थर्मोडाइनिक पार्ट है, वो भी हम डिस्कस करने वाले आगे चलकर। ये डेल्टा ई दिया है, एक्चुअली डेल्टा एच, इसको हम आगे देखेंगे। हाँ, ये देखने वाले हैं। फिलहाल हमें यहां से यहां तक ले जाना। एक बार आपने ट्रांजिशन स्टेट अचीव कर लिया, फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही होगा। तो यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी होंगी उनके पास। तो पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करना होगा काइनेटिक में, काइनेटिक फिर एक्टिवेशन एनर्जी बन जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ही यूज किया तो रिएक्शन आपकी होगी नहीं आगे। ये ग्राफ निकाल कर लो। देखो यहां से यहां तक कुछ ना कुछ एनर्जी थी, बराबर। और यहां से यहां तक एनर्जी थी।
इससे मैंने नाम दिया एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके ग्राफ के ऊपर और काफी क्वेश्चन हमें देखना है, सिर्फ अभी ये थियरी कंप्लीट करने दो, फिर ग्राफ इंडिविजुअल सेपरेट देखेंगे। नहीं ना, आप काइनेटिक एनर्जी कहां पर कन्वर्ट हो गई आपकी, उसी को तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी कहा। फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वहां पर जाना है ना हमें प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर देखो अब ये एनर्जी कम हो गई ना, प्रोडक्ट की एनर्जी कम ही रहती है रिएक्टेंट से, क्योंकि वो स्टेबल है। यहां पर हमें स्टडी नहीं करना है, ओनली डिस्कस अबाउट द फोर्थ फैक्टर। आपका ये रहा यहां तक, ट्रांजिशन स्टेट तक जाना है, उसके आगे का काइनेटिक सिलेबस के लिए नहीं है। तो ऐसे चार फैक्टर है जिससे कि आपको जाना ही होगा रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले कोलिजन बिटवीन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, दूसरा दे मस्ट possess मिनिमम एक्टिवेशन, सॉरी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तीसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड दे मस्ट हैव टू क्रॉस अ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। यहाँ पर ये ऐसा लिखो, थोड़ा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, बी सी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म टू प्रोडक्ट ओनली इफ दे possess एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन सच एक्टिवेशन एनर्जी। एक तो 10 किलो जूल रखो या 10 से ऊपर रखो, 15 20 कितना भी चलेगा, लेकिन 10 से कम प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये जो रिएक्टेंट में कोलिजन होते हैं, मैंने क्या कहा था देखो, मिलियंस ऑफ कोलिजन आपको कहे थे, मिलियंस ऑफ कोलिजन होते हैं, उसमें से इफेक्टिव मैंने आपको बताए थे 10। ये 10 कैसे निकाले? अरे आताच झाली ना स्लाइड, त्याच्यात एकच लाईन आहे, एक लाईन लिहायला, एकच लाईन आहे त्याच्यात। तो मैंने क्या बताया था, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में मिलियंस ऑफ कोलिजन होते हैं, लेकिन उसमें से इफेक्टिव कोलिजन 10 ही है। इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। व्हाट इज दैट फ्रैक्शन? 10। तो ये भी निकालने का एक फार्मूला है। वो भी निकालने का एक फार्मूला है, एंड दैट फार्मूला इज एफ इज इक्वल टू, एफ हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडिंग या फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। A fraction of molecule those possesses energy greater than activation energy is.
F इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इस फार्मूले के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है सिलेबस के लिए, ओनली थ्योरेटिकल फार्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन ना तो नीट के लिए ना ही जेडब्ल्यू के लिए आपको फ्रैक्शन निकालना है। इसकी काफी थियरी बड़ी है, वो पार्ट सिलेबस को इंक्लूड नहीं किया है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन है, देखो केमिकल काइनेटिक्स इज अ सेपरेट ब्रांच। तो 11 12 को सिर्फ आपको कुछ पोर्शन ही दिया है उन्होंने, पूरा देते तो नियर अबाउट 5 to 6 चैप्टर बन जाते इसके ऊपर। तो बेसिक लेवल का ही है आपको। तो इसमें टर्म कौन सी है वो जनरली याद रखो, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो सिलेबस मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी के लिए भी नहीं है। तो ये ई है एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। चल, अब उसने एक इक्वेशन दिया था, वही है इक्वेशन, कैसे आया क्या है वो भी सिलेबस के लिए नहीं है। अगर जिनको इंटरेस्ट है तो लास्ट लेक्चर में बता देता हूँ इक्वेशन कैसे आया, जरूरी नहीं है। आरएनएस इक्वेशन, and this is called as a Arrhenius equation. K is equal to a to the power, sorry, a into e to the power minus e upon RT. हाँ बताता हूँ। A is called as a pre-exponential factor। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसके पहले आए वाला है कांस्टेंट है, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहो या आरएनएस कांस्टेंट कहो या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहो, नाम अलग अलग। R is the gas constant, the value and unit is the temperature in Kelvin. चलो इससे ग्राफ बनाओ, ग्राफ इंपॉर्टेंट है आरएनएस का। एक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन के ऊपर इसको फर्दर सॉल्व करना है। एक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। वो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर वाला था, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट का ग्राफ था, इक्वेशन का ग्राफ बनाना है हमें। ग्राफ से एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है।
टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। करेक्ट है या रॉन्ग है? यहाँ पर नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई हट जाएगा, माइनस ई अपॉन आर टी रह जाएगा, प्लस ये लॉग नेचुरल लॉग ऑफ ए। चलो इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो इसको मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है। नेचुरल लॉग को लॉग में लाना है, 2.303 फैक्टर आएगा यहाँ पर। बराबर है ना? नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा? इसको इस साइड लेके आओ, नेचुरल लॉग ऑफ के माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी। करेक्ट। नेचुरल लॉग की सब्सट्रैक्शन कब होगी? जब डिवीजन होगा तब। नेचुरल लॉग ऑफ के अपॉन ए। करेक्ट। अब इसको 2.303 लॉग के अपॉन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसको इस साइड लेके जाओ, ये डिवीजन में जाएगा, फिर माइनस ए लॉग ए उस साइड। ये आपको कुछ पूछने वाले नहीं है, सिर्फ ग्राफ निकालने के लिए मैंने लास्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अब प्रॉब्लम इसके ऊपर भी है। चलो टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। दिस इज नहीं, दिस इज योर वाई। देखो यहाँ पर अब वेरिएबल क्या है, ये 1/t इज योर x, this is m and this is c. Tell me the definition of rate constant. रेट कांस्टेंट, मैंने रेट कांस्टेंट जब बताया था वहां पर एक कंडीशन बताई थी, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। यहां से आगे हम उस पार्ट को ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, व्हाई रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पर टी है, मतलब रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर दोनों में रिलेशन है। अगर टी चेंज होगा तो के चेंज होगा। योर ग्राफ मस्ट बी लाइक दिस, log k वर्सेस 1/t है, and slope should be minus c upon 2.303 r. ग्राफ याद रखो किसके वर्सेस से, इट शुड बी log k वर्सेस 1/t। अब इससे मैं पूछता तो व्हाट इज द स्लोप, इस इक्वेशन का स्लोप क्या आता, इस इक्वेशन से अगर आप ग्राफ प्लॉट करते तो स्लोप क्या आता? हाँ आर को मत बोलो, आर रहेगा ना नीचे। तो अगर प्रॉब्लम क्वेश्चन में देखो नेचुरल लॉग पूछा है या लॉग पूछा है, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। तो अगर नेचुरल लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t दिया तो स्लोप रहेगा आपका माइनस ई अपॉन आर, वो 2.303 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई अपॉन आर।
चलो यहां तक याद रखो, रिमेनिंग पोर्शन हम कल देखेंगे। कल इस डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर ये पार्ट देखेंगे। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। नहीं ना, प्रॉब्लम में टी नहीं दिया है, फार्मूले में टी नहीं आया। 1/2